हेलो बच्चों, वेलकम टू डिवाइस सॉल्यूशन सेंटर चैनल। और आज हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8th चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 8.2। प्रैक्टिस सेट 8.2 का यह सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है एंड रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की प्रॉपर्टीज और उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोग ने प्रैक्टिस सेट 8.2 का फर्स्ट लेक्चर मिस किया है, नहीं देखा है, तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको प्रैक्टिस सेट 8.2 का लिंक मिल जाएगा फर्स्ट लेक्चर का। उस पर क्लिक करके आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टैंडर्ड 8th की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप प्रैक्टिस सेट 8.2 का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रोम्बस के बारे में, रोम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में, और जो बाकी बचे हुए सम है वो हम करेंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ रोम्बस KLMN सच दैट its side is 4 centimeter and angle K equal to 75 डिग्री। देखो, अभी रोम्बस KLMN की बात कर रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रिलेटरल के दो टाइप्स के बारे में पढ़ा था, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं रोम्बस क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, डेफिनेशन क्या है रोम्बस की? इफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ इक्वल लेंथ इट इज कॉल्ड रोम्बस। मींस अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती, कॉन्ग्रुएंट मतलब उनका लेंथ इक्वल होगा। देखो इस डायग्राम में EFGH में चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट दी हुई है, राइट? ये डबल लाइन के साइन से शो किया हुआ है। EFGH एंड EH, ये चारों साइड्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो वो क्या होता है? रोम्बस होता है। अभी आप लोग बोलोगे कि स्क्वायर में भी तो चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है। राइट, स्क्वायर में भी चारों साइड कॉन्ग्रुएंट होती है एंड रोम्बस में भी चारों साइड कॉन्ग्रुएंट होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कैसे आइडेंटिफाई होगा कि क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है या फिर स्क्वायर है? अगर आपको याद होगा तो स्क्वायर में क्या होता है? चारों एंगल भी राइट एंगल होते हैं। राइट, चारों एंगल भी क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। नहीं याद हो रहा है तो चलो हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज एक बार। ये देखो, लास्ट टाइम हमने देखा था, इफ ऑल साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कॉन्ग्रुएंट देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, इसके चारों एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं और वो राइट एंगल होते हैं, और उसकी चारों साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। राइट, तो स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, और हर एक एंगल राइट एंगल होता है, तो वो स्क्वायर होता है। बट रोम्बस में ऐसा नहीं है, चारों साइड्स इक्वल होती है बट ये एंगल्स इक्वल नहीं होते। चारों एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं और वो राइट एंगल भी नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों स्क्वायर एंड रोम्बस में डिफरेंस? तो दोनों ही रोम्बस एंड स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, बट स्क्वायर में चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं एंड रोम्बस में चारों एंगल इक्वल्स नहीं होते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या है रोम्बस की? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल होती है तो वो रोम्बस होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब चलो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसके एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मतलब है जो अपोजिट एंगल्स है, एंगल E एंड एंगल G, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, यहां भी देखो FNH, ये भी अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल्स मतलब आमने सामने वाले, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, देखो इसको इस तरह से मैं इंडिकेट कर रहा हूं डबल कारो से। स्क्वायर में चारों ही एंगल इक्वल होते हैं बट रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल E is congruent to एंगल G and एंगल F is congruent to एंगल H। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है बच्चों, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि जो दोनों ज्योमेट्रिक शेप्स है उनका मेजर सेम होगा। मतलब एंगल E का मेजर सेम होगा एंगल G से। ठीक है, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। समझ में आया? ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज के हिसाब से। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। जो डायगोनल होते हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब
दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये देखो, ये डायगोनल है ई जी, ये डायगोनल क्या कर रहा है, ये जो अपोजिट एंगल है ई एन जी को, इनको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ई को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये और ये इक्वल होगा एंड ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। मीन्स एंगल एफ ई जी इक्वल होगा एंगल एच ई जी। इस एंगल ई को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यहां भी एंगल जी को भी क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो ये प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होने वाली नहीं है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करने वाला हूं, ठीक है। और सेम इसी तरह से ये डायगोनल भी देखो, डायगोनल डायगोनल एफ एच क्या करेगा, इस एंगल एफ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, राइट। ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, एंड ये एंगल इक्वल होगा। ऐसे यहाँ पर ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल इक्वल होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो डायगोनल एफ एच एंड डायगोनल ई जी एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट एम पर। तो ये पॉइंट एम पर इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ये जो डायगोनल ई जी है वो इंटरसेक्ट हो रहा है डायगोनल ई एस से, तो ये जो पार्ट होगा ई एम ये इक्वल होगा एम जी के, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो एफ एम होगा वे एफ एम इक्वल होगा एम एच के, तो एफ एम इक्वल होगा एम एच के। तो इस थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एफ एम, ये एफ एम इक्वल होगा लेंथ ऑफ एम एच के, ये दोनों की लेंथ सेम होगी, ठीक है। एंड ये दोनों हाफ होंगे इस डायगोनल एफ एच के, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, राइट। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब ये 4 है तो एफ एच कितना होगा, 8 होगा, राइट। इसलिए क्या होगा, हाफ होगा ये दोनों के, एफ एम इक्वल टू एम एच और ये हाफ होगा एफ एच के। एंड सेम इसी तरह से ई एम इक्वल होगा एम जी के और ये दोनों हाफ है ई जी के, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो ये हमने देख लिया रोम्बस की प्रॉपर्टीज और रोम्बस की डेफिनेशन। चलो अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 8.2 का थर्ड क्वेश्चन। ड्रॉ अ रोम्बस के एल एम एन सच दैट इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल के इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, तो चलो एक हम लोग रफ फिगर बना लेते हैं और ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है उस रफ फिगर में लिख लेते हैं और देखते हैं कि उस इंफॉर्मेशन से क्या हम रोम्बस ड्रॉ कर सकते हैं। देखो बच्चों, रोम्बस के लिए मैंने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है। आप लोग भी पेंसिल और स्केल की हेल्प से इस तरह से एक रोम्बस का रफ फिगर ड्रॉ कर लोगे। इस तरह से मैंने क्यों ड्रॉ किया, देखो अभी हमने देखा रोम्बस इस तरह से दिखता है, राइट। रोम्बस कुछ इस तरह से दिखता है, इसलिए मैंने रफ फिगर इसी तरह से बनाया है, ठीक है। नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बनाता तो चलता क्या, ये चलता क्योंकि वो रफ फिगर है, ठीक है। एग्जैक्ट इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। चलो लेबल कर देते हैं, एल एम एन, ओके। अभी देखो यहां पर मेजर एंगल के दिया हुआ है 75 डिग्री, ये है 75 डिग्री, ओके। और इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर। अभी सिर्फ बोल रहा है इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर, अभी कौन सी साइड है वो हमें नहीं पता है। बट अभी हमने देखा ना रोम्बस की चारों साइड तो इक्वल होती है, राइट। रोम्बस की प्रॉपर्टी, रोम्बस की डेफिनेशन ही यही थी कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों साइड इक्वल होता है तो वो रोम्बस होता है। तो अगर ये एक रोम्बस है के एल एम एन एक रोम्बस है तो इसके चारों साइड इक्वल होगी, राइट। तो साइड क्या है, ये 4 सेंटीमीटर, मतलब हर एक साइड क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा एंड ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अभी देखो हमें ये पता चल गया कि इसके चारों साइड की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है और ये एक एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, ठीक है। चलो इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है हमें इस रोम्बस को ड्रॉ करने के लिए। तो चलो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बेस को ड्रॉ कर लेंगे के एल एंड देन प्रोटेक्टर की हेल्प से के पर 75 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, मैं बताते चलूंगा क्या क्या स्टेप्स आपको करना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, स्केल, पेंसिल, प्रोटेक्टर एंड कंपास को ले लो और हम लोग एक्चुअल फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये बेस के एल को ड्रॉ करना है स्केल एंड पेंसिल की हेल्प से,
ओके, तो देखो मैं इस तरह से एक स्केल से 4 सेंटीमीटर का एक बेस खींच लेता हूँ। आप लोग भी क्या करोगे, अपनी नोटबुक में स्केल की हेल्प से 4 सेंटीमीटर का एक बेस खींच लोगे। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट स्टेप है। इसे लेबल कर दो, ये क्या है, के एल और ये है 4 सेंटीमीटर। देन हमें ये के पर एंगल पता है 75 डिग्री का। ओके, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 75 डिग्री का एक एंगल खींच लेंगे। तो प्रोटेक्टर के सेंटर को के पर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, प्रोटेक्टर को सेंटर को के पर रखकर अब हमें 75 डिग्री का एक एंगल खींचना है। अभी देखो इस तरफ भी जीरो है, इस तरफ भी जीरो है। ठीक है, ये अपर वाले जीरो से 75 डिग्री लेना है, या जो ये लोअर नीचे साइड में जीरो है इससे 75 डिग्री लेना है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो कैसे एंगल लेना है वो कैसे पता चलेगा, ये हम देखते हैं कि हमारा बेस किस तरफ गया है। ठीक है, सेंटर से हमेशा हमें जहां भी हम प्रोटेक्टर का सेंटर रखते हैं और जिस डायरेक्शन में हमारा बेस गया होता है, देखो हमारा बेस इस तरह गया है के एल, राइट, इस तरह से हमारा ये बेस गया है के एल, और के पर हमें एंगल बनाना है 75 डिग्री का। तो बेस किस डायरेक्शन में गया है, एल कहाँ पर हमारा इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में देखेंगे जीरो कहाँ पर है, लोअर साइड में है कि अपर साइड में। ठीक है, ये अपर साइड में जीरो है, तो ये जीरो से हमें क्या करना है, 75 डिग्री का एंगल मेजर करना है कहाँ पर आ रहा है। समझ में आया बच्चों? अगर हमें एल पर 75 डिग्री बनाना होता तो अभी देखो हमारा बेस इस डायरेक्शन में गया है, तो हमें ये जीरो से, जो नीचे वाला जीरो, इससे 75 डिग्री मेजर करना था। लेकिन फिलहाल अभी हमें एल पर तो 75 डिग्री बनाना नहीं है, अभी हमें कहाँ पर बनाना है, के पर बनाना है। तो के प्रोटेक्टर के सेंटर को इस तरह से के पर रखकर, ठीक है, अभी हमारा बेस इस डायरेक्शन में गया है, तो हमें जीरो इस तरफ वाला लेना है। ठीक है, और 75 डिग्री जहां भी है वहां पर एक पॉइंट मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये देखो 70 एंड 70 के बाद 5 लाइंस, तो ये हमारा 75, यहाँ पर हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया है। उसके बाद हमें स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को के से ज्वाइन कर देना है। तो चलो ज्वाइन कर देते हैं हम। तो देखो बच्चों, स्केल की हेल्प से मैंने पॉइंट के को इस पॉइंट जो हमें मिला था 75 डिग्री का पॉइंट, उससे हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, इस एंगल को लेबल कर दो 75 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये एंगल पे जो हमारी साइड है के एन, इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर हमें कैसे मिलेगा, हमें क्या करना होगा, पॉइंट के से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचना होगा इस एंगल पे। तो ये आर्क जहां भी कट करेगा वही हमारा पॉइंट एन होगा। तो चलो हम क्या करेंगे, कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके एक आर्क खींच लेते हैं, जहां भी कट करेगा वो हमारा पॉइंट एन होगा। तो कंपास में अच्छे से बच्चों 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। देखो मैंने 4 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिया है। आप लोग क्या करोगे, इस तरह से कंपास को स्केल पर जीरो पर रखकर 4 सेंटीमीटर मेजर करोगे। ठीक है, देखो ये एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर है, राइट। तो इस तरह से आप लोग मेजर करके 4 सेंटीमीटर का लेंथ ले लोगे कंपास में। अभी क्या करना है, हमें कंपास के पॉइंटर को पॉइंट के पर रखना है और इस एंगल पे ऊपर की तरफ एक आर्क खींचना है। अब ये आर्क जहां भी कट करेगा इस एंगल को वही हमारा पॉइंट एन होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को लेबल कर दो पॉइंट एन, और ये हमारा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, अभी हमें ये पॉइंट एन पता चल गया। अभी ये एनएम की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये एलएम की लेंथ भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। मतलब एन से अगर 4 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे और एल से 4 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे तो आर्क जहां भी कट करेगा वही हमारा क्या होगा, पॉइंट एम होगा। क्योंकि साइड एलएम और साइड एनएम दोनों की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो साइड एनएम और एलएम को ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट एम चाहिए, और पॉइंट एम क्या होगा, ये दोनों साइड का इंटरसेक्शन है। तो हम क्या करेंगे,
पॉइंट एल से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे और पॉइंट एन से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे। अब ये आर्क दोनों जहां भी कट करेगा वही हमारा क्या होगा, पॉइंट एम होगा। तो चलो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके यहाँ से एक आर्क खींच लेते हैं। 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो हमने लिया ही था कंपास में, राइट। उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप लोग ने उसको डिस्टर्ब कर दिया है तो अगेन 4 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर कर लो कंपास में। ओके, मैंने अपने कंपास को हिलाया नहीं था, डिस्टर्ब नहीं किया है। दोनों का लेंथ, कंपास का लेंथ वो 4 सेंटीमीटर ही है। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये पॉइंट एन पर रखकर यहाँ पर एक आर्क खींच देंगे। ठीक है, आर्क थोड़ा बड़ा ही खींचेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है वो एल से जब हम 4 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे तो वो कहाँ कट करेगा। ठीक है, इस तरह से एक बड़ा आर्क मैंने खींच लिया और सेम यही प्रोसेस हमें पॉइंट एल से भी करना है। ठीक है, पॉइंट एल से भी 4 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचना है ऊपर की तरफ। देखो इस तरह से ये यहाँ पर कट कर रहा है। अब ये जहां भी कट कर रहा है वही हमारा पॉइंट क्या होगा, एम होगा। ठीक है, तो चलो इस पॉइंट को लेबल कर दो, पॉइंट एम। ये हमारा पॉइंट एम। अब स्केल की हेल्प से इस पॉइंट एन को एम से ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट एल को एम से ज्वाइन कर देंगे। तो चलो स्केल की हेल्प से हम ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो बच्चों, स्केल की हेल्प से मैंने पॉइंट एन को एम से ज्वाइन कर दिया और एल को एम से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, और ये मिल गया हमें रोम्बस KLMN। चलो इससे भी इसका लेंथ कितना है वो लिख लो। LM की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। NM की भी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया बच्चों किस तरह से हमने एक्चुअल फिगर को ड्रॉ किया है। तो क्या क्या स्टेप्स किया, सबसे पहले हमने ये बेस KL ड्रॉ किया है। देन पॉइंट K पर प्रोटेक्टर की हेल्प से 75 डिग्री का एक एंगल बनाया है। ठीक है, उसके बाद इस n को फाइंड आउट करने के लिए हमने कंपास में 4 सेंटीमीटर का लेंथ लेके पॉइंट K से एक आर्क खींचा है, तो हमें पॉइंट n मिल गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इस पॉइंट n से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ खींचा है एंड देन L से भी 4 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचा है। ये दोनों आर्क जहां भी कट कर रहे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वही हमारा क्या होगा, पॉइंट M होगा। ठीक है, एंड उसके बाद हमने NM और LM साइड्स को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड अदर साइड। ओके, सो एक रेक्टेंगल में डायगोनल 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक रफ फिगर बना लेते हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें हम लिख लेते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं हमें कौन सी साइड की इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो चलो एक पहले मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब इसके अंदर डायगोनल दिया हुआ है तो ये डायगोनल होगा, राइट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये डायगोनल भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, डायगोनल भी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ये डायगोनल की लेंथ दी हुई है 26 सेंटीमीटर। ये डायगोनल की लेंथ दी हुई है 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग अज्यूम करते हैं इस साइड की इंफॉर्मेशन है 24 सेंटीमीटर। ओके, देन फाइंड अदर साइड। अभी देखो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, राइट। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। तो अगर ये 24 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर होगी। एंड ये जो अदर साइड है ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। फाइंड द अदर साइड मीन्स ये एंड ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर एक हमें पता चल जाती है, अगर ये साइड की इन्फॉर्मेशन में पता चल जाती है तो सेकंड ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो बेसिकली हमें एक साइड की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। समझ में आया बच्चों। चलो पहले हम लोग इस रेक्टेंगल को लेबल कर देते हैं। सपोज ये रेक्टेंगल ABCD है, A B C एंड D। ओके, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल राइट एंगल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता है, राइट। तो अगर ये ABCD एक रेक्टेंगल है तो उसके चारों एंगल क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। मतलब ये एक राइट एंगल होगा, राइट। ये क्या होगा, एक राइट एंगल होगा। समझ में आया बच्चों इतना। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB एंड CD, राइट। ये अदर साइड की इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो,
ये ए बी सी क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री है, राइट। ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर हमें हाइपोटेन्यूज पता है, ये हाइपोटेन्यूज पता है एंड वन साइड की इंफॉर्मेशन पता है। तो क्या अदर साइड की इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट, ये लिख सकते हैं। अभी देखो ए सी की इंफॉर्मेशन हमें पता है, ये बी सी की इंफॉर्मेशन हमें पता है और ये बी हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमें ये ए बी की वैल्यू मिल जाएगी एंड वंस ए बी की वैल्यू मिल गई तो वही तो सी डी की वैल्यू होगी क्योंकि दोनों अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होती है, तो हमें अदर साइड की इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो चलो इसे हम लोग लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है, हमने ड्रॉ किया, राइट। ये एबीसीडी तो हमने ड्रॉ किया, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि ये एक एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। तो चलो पहले वो लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, विद डायगोनल AC इक्वल टू 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड BC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है अदर साइड AB की इंफॉर्मेशन और CD की इंफॉर्मेशन। तो अभी हमने देखा ये ट्रायंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो हम लोग लिख लेंगे, मेजर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट। देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये कहाँ से मिला हमें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो अभी AC की लेंथ हमें पता है 26 सेंटीमीटर, ये लिख लेते हैं 26 स्क्वायर इक्वल टू AB की लेंथ हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करना है। BC की लेंथ हमें पता है 24, देयरफॉर ये 26 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 26 मल्टीप्लाई बाय 26, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, then 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 and 5 6, तो इसकी वैल्यू मिल गई हमें 676 इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देन 24 का स्क्वायर भी हम लोग निकाल लेते हैं, 4 4 आर 16, 4 2 जा 8 and 9, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 6 9 8 17 and then 576, सो 24 का स्क्वायर है 576। ओके, अभी हमें ये AB की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको अकेला करना पड़ेगा, राइट। तो ये 576 को इस तरफ भेजो, 576 यहाँ पर प्लस में इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो 676 माइनस 576 इक्वल टू AB स्क्वायर। 676 माइनस 576 से सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 100, सो 100 इक्वल टू AB स्क्वायर। अभी देखो मेरे पास नीचे जगह नहीं इसलिए मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखोगे, ठीक है। देयरफॉर ये देखो स्क्वायर को उधर भेजो, AB को अकेले करना ना, स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू AB, ठीक है। अभी 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है, पता है आपको, नहीं पता तो देखो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
100 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 सर कितना होता है, 100 होता है, राइट। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म 2 टाइम्स होता है वो बाहर निकल आता है स्क्वायर रूट से, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट हट जाता है। तो अब ये 10 2 टाइम्स है, मतलब इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और सिर्फ 10 बचेगा। क्या बचा, 10, मीन्स ए बी इक्वल टू 10 आ गया। सो ए बी इक्वल टू 10, और यही तो हमें फाइंड आउट करना था अदर साइड। अगर ये 10 हो गया तो ये भी कितना होगा, 10 होगा, राइट। देयरफॉर अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर। चलो लिख लेते हैं वो, देयरफॉर अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है, दैट्स वाई इसके चारों एंगल क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, दैट्स वाई ये एंगल बी भी क्या है, राइट एंगल है। और जैसे ये एंगल भी राइट एंगल होता है, हमें ये ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर सकते हैं, एंड पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके हमने ये साइड ए बी की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली है। समझ में आया बच्चों? चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। बाय फॉर नाउ।